बहुत के बहुत तेज गिरावट के साथ सर हमने एक्शन को होते हुए देखा है और काफी खराब इस समय सिचुएशन होती दिख रही है बाजार की, जहां तक अगर बात करें। कैसे समझे सर, एक तो जो इस समय की स्थिति बनी हुई है, जो ये 400 पॉइंट का कट, 425 पॉइंट का कट एसजीएक्स निफ्टी पर दिख रहा है, डाउ 400 पॉइंट नीचे है, बाकी के एशिया बाजार है, इतनी बड़ी गिरावट क्यों दिख रही है सर? तो जो बड़ी गिरावट आपको 2.5% के हमारे बाजारों में दिख रही है, उसकी कुछ वजह वो है जो बाहर से हैं, कुछ वजह वो है जो हमारी अपनी है। अगर सिर्फ इस गिरावट को सम अप करना हो दीप, तो सबसे बड़ी इस आज की सुबह की सबसे बड़ी दिक्कत की बात जो भारतीय बाजारों के लिए हो, वो रूस यूक्रेन भी नहीं है, वो एफआईएस की बिकवाली भी नहीं है। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आज की हमारी जो है वो है कच्चा तेल, जो $125 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। $128 आखिरी बार मैंने जब देखा था, और 140 तक पहुंच चुका है, 140 तक पहुंचा है, जो कि 2008 के बाद के लेवल्स ये आते हुए दिखे हैं। 2008 में मेरे ख्याल से $143-145 के आसपास हमने लाइफ टाइम हाई कच्चे तेल में बनाया। अब आप सोचिए, यही था मार्च 2020 जहां हमने लाइफ टाइम लो कच्चे तेल में देखे -$35 ट्रेड करते हुए देखा था, वहां से प्लस $135 पर आप 2 साल में। मतलब अब कहने के लिए हम ये राहत की बात ले सकते हैं कि न वो भाव टिके थे न ये भाव टिकेंगे, लेकिन बात यही कि क्या ये वक्त आप निकाल सकते हैं? न -35 का भाव आपको पता है वापस आने वाला, और जब 140 होकर नीचे आया था तब भी लोगों को ये लगता था कि 140 तो वापस कभी नहीं आएगा। तो कब एक्सट्रीम सिचुएशन कहां कैसी हो जाए। लेकिन आज जो एसजीएक्स निफ्टी में जो भारी गिरावट की 4 वजह मैंने ढूंढी है। पहली वजह जो मेरे लिए है वो हमारी अपनी ज्यादा है, भले हम इंपोर्ट करें, और वो है कच्चे तेल में भारी उछाल। और ये कच्चे तेल का उछाल हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमी का बिल खराब कर देता है, बजट बिगाड़ देता है, और हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ाने में आग में घी का काम सबसे बड़ा कच्चा तेल करेगा, क्योंकि हर एक चीज तेल के दामों से रिलेटेड है। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो बढ़ती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो कॉस्ट बढ़ती है, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट बढ़ती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो मुझे लगता है कि कच्चे तेल जब हम सोमवार को बंद हुए थे मेरे ख्याल से $110 के आसपास, सॉरी शुक्रवार को जब हम बंद हुए थे तो $110 के आसपास थे। $110 से 140 की यात्रा वीकेंड में की है इसने, और अब 128 के आसपास है। तो मुझे लगता है एक सबसे बड़ी समस्या हमारे बाजारों के लिए आज ये है, और इस वजह से हमारे बाजार दूसरे बाजारों के मुकाबले में ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। अमेरिकी बाजार शायद इसलिए न कर रहे हो क्योंकि वो कच्चे तेल के मामले में बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते नहीं, सेल्फ सफिशिएंट है, इनफैक्ट उनके पास अपने रिजर्व भी हैं, तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हम रिजर्व निकाल के इस्तेमाल करेंगे। पता है युद्ध लाइफ लॉन्ग नहीं चलने वाला है, पता है कि सब चीजें ठीक होगी, पता है वापस कच्चा तेल के दाम नीचे भी आएंगे, लेकिन कब जब तक आएंगे तब तक तो आपकी सिचुएशन काफी खराब हो सकती है। तो पहली चीज आज के लिए है। दूसरी चीज जो दीप है वो भी हमारी अपनी है, बाहर की कम है, और वो है एफआईएस की तरफ से भारी भरकम बिकवाली। इस मार्च महीने के 3 दिनों में 18,000 करोड़ का कैश मार्केट में बिकवाली है। और इंटरेस्टिंग चीज दीप ये दिख रही है कि अब एफआईएस की बिकवाली आपको फ्यूचर्स में नहीं आती दिख रही है, सीधा न इंडेक्स उन्हें बेचना है बहुत ज्यादा, न उन्हें कोई स्टॉक फ्यूचर्स बेचना है, सीधा कैश में डिलीवरी बेचकर निकलना है। इसका मतलब क्लियर कट है उनका व्यू, या फिर जो कुछ वो देख रहे हैं आने वाले समय में वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस तरह के हर रोज 6,000, 7,000, 8,000 करोड़ की बिकवाली आप कैश मार्केट में देख रहे हैं। 3 ही दिनों में आप देखिए, 2 मार्च को 4,000 करोड़, 3 को 6,500 करोड़, 4 तारीख को 7,500 करोड़, $1 बिलियन की बिकवाली छोटी नहीं होती किसी भी लिहाज से। और एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा देखे दीप, इस साल जो अब तक एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा है वो 1,05,000 करोड़ को पार कर चुका है। मैं सिर्फ कैश मार्केट की बात, फ्यूचर्स छोड़ दिए। 2008 में सबसे बड़ा आंकड़ा देखा था हमने 1,01,000 करोड़ का, पूरे साल का। नहीं, लेकिन उसमें एक चीज है, 2008 में भी ऐसे ही हुआ था, फरवरी मार्च में ही सबसे ज्यादा बेचा था। उस समय सर्किट नीचे के फरवरी में ही लगे थे जब रिलायंस पावर की लिस्टिंग हुई थी, उस वक्त की बात है ये। 2008 में तब लेमन क्राइसिस और ये सारा हुआ था। बाद में थोड़ी बहुत उन्होंने खरीदारी भी की, नेट 1,01,000 करोड़ का तब बेचा था। अभी बेचे हो सकता है अभी पूरा 8-9 महीना बाकी आगे चलते हुए थोड़ा खरीदे, नेट साल का आंकड़ा कम हो, लेकिन फिर भी ये आंकड़ा बढ़ा है। अब इस आंकड़े को एब्सोल्यूट नंबर में मैं इसलिए भी नहीं देखना चाहता, 2008 में उतना एफआईएस का इन्वेस्टमेंट नहीं था जितना आज है। 2008 में हमारे मार्केट उतने लिक्विड और डेप्थ वाले नहीं थे जितने आज हैं। सो 2008 में जब 1,01,000 करोड़ का माल बेचा था तब तो बैंड ही बच गई थी पूरी तरह से। आज हमारी सिचुएशन उतनी खराब नहीं है, हम सिर्फ 2,000 पॉइंट ही कितना 18,600 से 16,000 2,500 पॉइंट नीचे, तो उतने बुरे नहीं है, बुरे तो ही है। सो तब और अब में एब्सोल्यूट नंबर में अलग है, लेकिन फिर भी नंबर तो नंबर है। तो
ये एक दूसरी बड़ी समस्या है, क्योंकि अल्टीमेटली लोकल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं, फंड्स खरीद रहे हैं, अभी भी एसआईपी का पैसा आता दिख रहा है, लेकिन कब तक? वो वाली चीज है, ये कब तक बेचेंगे, ये कब तक खरीदेंगे जी, वो वाले से आप जब तक उम्मीद है कि हाँ सब ठीक होगा तब तक आप खरीदते हैं। और जिस दिन आपको उम्मीद ये धुंधलाने लगे कि नहीं पैसा बनाने में मुश्किल लगा, तो पहले तो आप हाथ रोकते हैं, और जब फिर ऐसा लगे कि अब पैसा बनेगा नहीं और नीचे आएगा, तो फिर वो लोकल इन्वेस्टर्स की बिकवाली होती है। सो अब हम इस वक्त जो बीच सेकंड वाली सिचुएशन है, यार पैसा बनेगा नहीं और लगाएं कि नहीं लगाएं, वो वाला जो माइंडसेट अब धीरे धीरे आने लगा है लोगों में, वो थोड़ा सा चिंता की बात है। और अगर थर्ड स्टेज पे पहुंचे उससे पहले बाजार ना सुधरे तो मामला मुश्किल हो सकता है। तो दूसरी प्रॉब्लम फंड फ्लो की है कि आपके पास फ्लोज उतने स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं, स्पेशली एफआईएस की बिकवाली के सामने। तीसरा कारण जो दीप है आज की गिरावट के पीछे एक ये कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का डर है, हमारे यहाँ भी और है, न सिर्फ कच्चे तेल की वजह से, बल्कि आप देखिए खाने पीने की हर एक चीज की महंगाई बढ़ रही है। मक्का, गेहूं, चाय, कॉफी, शुगर, क्या चीज ऐसी नहीं है जो दुनिया में सस्ती हो रही हो, हर एक चीज महंगी होती दिख रही है, और इवेंचुअली हमारे यहाँ भी उसका असर तो आना ही है। सो वो एक महंगाई बढ़ने का जो डर है, जो अब तक हम बहुत ही लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर लाइफ एंजॉय कर रहे थे, वो अब ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। वहां पर कहीं न कहीं ब्रेक लगता हुआ दिखेगा। तो ये तीसरी बड़ी कारण है, ये भी हमारी अपनी है। चौथी जो है वो हम दुनिया के साथ हैं। ये ऐसा लगा था शनिवार को जिस तरह से संकेत आए थे कि एक बार हम युद्ध विराम करने के मूड में, सीज फायर हो रहा है, लोगों को आने जाने का रास्ता देंगे, लेकिन वो भी है ना रशिया ने खाली दिखाने के लिए किया, एक्चुअल करने का तो इरादा नहीं था। और दूसरी बात है कि देखिए एक लोगों को बाहर निकलने के लिए युद्ध विराम करने का, या विदेशी हो चाहे वो यूक्रेन के नागरिक हो, उनको निकलने देने के लिए एक रास्ता देने के युद्ध विराम, और एक पूर्ण युद्ध विराम जो हो, उसमें बड़ा फर्क है। मतलब हम वहीं युद्ध नहीं करेंगे जहां से ये लोग निकल रहे हैं, उसका मतलब ये वो पार्शियली युद्ध विराम है कि जहां जहां से नागरिकों को निकलना है वहां, उसको भी वो पालन ढंग से नहीं कर रहे हैं। सो और कहीं कोई वीकेंड पर ऐसा लगा नहीं कि जिसमें कहीं बात बनती हुई दिख रही हो। सब हर एक लेवल पर अपने अपनी प्रयास चल रहे हैं। इजराइल के राष्ट्रपति वहां पहुंचे हैं, फ्रांस अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन फ्रांस कोशिश करते हुए भी फ्रांस को भी अब रशिया पर भरोसा नहीं रहा। ये चीज क्लियर दिख रही है कि उन्हें भरोसा नहीं है। अब इसका सोल्यूशन कब और कैसे होगा ये अंदाजा लगाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। दिन ब दिन एक्चुअली होना ये चाहिए कि आपकी स्थिति साफ हो कि इसका क्लाइमेक्स क्या होगा। अब इसका क्लाइमेक्स क्या ये होगा कि यूक्रेन पूरी तरह से घुटने टेक देगा, बर्बाद हो जाएगा, और रशिया जाकर कीव पर कब्जा करके अपना झंडा लगा देगा, ये हम जीत गए, खत्म। लेकिन तब आपको खंडर मिलेंगे। करेक्ट, वो वाली चीज। एक तो वो उसका क्लाइमेक्स हो सकता है, लेकिन क्या वो क्लाइमेक्स है या उसके बाद बाकी देश फिर एक्शन में मजबूरी में लेंगे। अब तक सोच रहे हैं कि ना एक्शन लेना पड़े, कहीं कहीं अल्टीमेटली लड़ना अमेरिका और शायद नेटो नहीं चाहते हैं, पोजिशनिंग कर रहे हैं लेकिन लड़ नहीं रहे, लड़ने का इरादा दिखा रहे हैं लेकिन लड़ नहीं रहे। तो क्या उस सिचुएशन पे, उस स्टेज पे पहुंच सकते हैं जहां पर इन्हें लड़ना ही पड़े? अगर वो सिचुएशन आ जाए तो फिर आपका युद्ध खत्म होने पे भी मार्केट का जो प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि तब आपकी मार्केट के लिए नई दिक्कत शुरू होगी कि अगर नेटो और अमेरिका और बाकी देश मिलकर फिर उस पर कोई एक्शन लेते हैं तो वो अगली बात को बढ़ाएगा। और तब ऐसा तो नहीं कि पुतिन साहब एक ही बार में हथियार डाल देंगे। अब ये स्ट्रेटेजी भी हो सकती है इन देशों की कि पहले इनको लड़ा के जितना कमजोर होना है हो जाने दो रशिया को, उसके बाद हम कमजोर रशिया पर आक्रमण कर। ये हमारी समझ के बियॉन्ड वाली चीजें हैं। ये जस्ट मैं एक सिचुएशन का एनालिसिस दे रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है कि वो इंतजार कर रहा हूं। और इस युद्ध में एक चीज क्लियर है कि रशिया जितना अपने आप को मजबूत समझता था उतना निकला नहीं है। करेक्ट। एटॉमिक पावर होना अलग बात है, वो हो सकता है, बट बियॉन्ड एटॉमिक पावर उतना मजबूत नहीं जितना मजबूत दिख रहा था। करेक्ट। तो मेरा ये समझना है कि दीप बहुत सारी चीजें हैं, इसका एंड कैसे होगा वो समझ नहीं आ रहा, और जब तक वो समझ में नहीं आता तब तक मार्केट रुके कैसे? करेक्ट। प्रॉब्लम वहां है कि जब तक ये समझ में नहीं आता तो मार्केट रुके कैसे? करेक्ट। इसलिए इस समय ऐसा रिएक्शन, इसलिए दिक्कत है। सो आई थिंक इन सारी समस्याओं का जवाब एक ही है, इसका सोल्यूशन एक ही है, समय, टाइम। वक्त के साथ सब चीजें बदलती है। करेक्ट। और वक्त के साथ अपने आप आपके सामने आएगा, चीजें एक एक करके आएगी। आई डोंट थिंक कि किसी के पास भी फाइनल ये बात है कि इस मामले से हम कब और कैसे निकलेंगे बाहर। करेक्ट सर, करेक्ट।